हेलो गाइस, माय नेम इज़ नवीन पांडे। वेलकम यू टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है बीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम हो रहे हैं। 13 और 14 में एग्ज़ाम थे। कल भी एग्ज़ाम हुए थे, आज भी एग्ज़ाम हुए हैं। कल 4 शिफ्ट में था, आज 4 या 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा कि ये एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा था, लेवल ऑफ टफनेस कैसी थी इसके अंदर, ईजी था कि मॉडरेट था या फिर टफ एग्ज़ाम आया था। तो मैं इसका कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, जो कि लगभग मान के चलिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट जाने वाला है कि क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है। खासकर मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरा नाम नवीन पांडे है, मैं IPS 2019 में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं, तो देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया और क्या चीज़ें इसमें अपन को देखने को मिली। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन मैथ्स की। तो मैथ्स का जो पेपर था वो ओवरऑल शिफ्ट में मैं कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट, या फिर मुझे तो मॉडरेट नहीं कहना चाहिए, इजी ही कहना चाहिए। तो इजी ही पेपर था। कुछ क्वेश्चन का जो था अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग लगे हैं। जितना मुझे पता चला, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने उनसे पता करा, उन्होंने बताया कि पेपर में थोड़ा अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन में कहीं डाउट है, अदरवाइज पेपर बहुत आसान था। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, दैट इज़ 15 क्वेश्चन फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। मुश्किल से मुश्किल इसमें आपको 25 सेकंड या फिर लेस देन 25 सेकंड भी लग रहे थे। कुछ कुछ तो आपको 10-12 सेकंड में हो जा रहा था। तो क्वेश्चन जो थे सिंप्लीफिकेशन के बहुत आसान आए थे। उसके बाद अपन को डीआई देखने को मिली थी। डीआई एक आपको टेबुलर, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो डेटा मेरे को कलेक्ट हुआ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पर ओवरऑल एक सेंस बता रहा हूँ कि पेपर कैसा रहा। तो टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिला था। टेबुलर आपको पता होता है जिसमें आपको टैब दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे सन दे दिए कि कुछ 5 सन में किसी चीज़ का प्रोडक्शन दे दिया कि इतना हुआ है, एक्सपोर्ट मान लो दे दिया उन्होंने इतना हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने बताए थे। तो दैट वाज आल्सो ईजी, आसान था, देखने को मिला। बार ग्राफ जो अपना डेटा इंटरप्रिटेशन था वो भी आसान था, वो भी कोई कठिन देखने को नहीं मिला। कैलकुलेशन थोड़ी सी किसी में हैवी लगी होंगी भले आपको, पर ओवरऑल जो था वो आपका दोनों ही डीआई इजी कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेटिव हो सकती हैं, मे बी कैलकुलेटिव बट नॉट डिफिकल्ट। इट इज ईजी बट कैलकुलेटिव। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ईजी था, डीआई ठीक थी, ईजी थी। मिसिंग नंबर सीरीज आई हैं, ये अच्छी बात है। नंबर सीरीज में जो आपको मिसिंग नंबर हैं ये आसान होती हैं। इन यदि आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी सी कठिन मानी जाती हैं, क्योंकि कई बार उसमें हम पिक नहीं कर पाते, कई बार हमारी जो अप्रोच होती है वो गलत हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज़ आसान होती हैं, आगे पीछे से आप उसको सेट करके बना सकते हो। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ से 5 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि लगभग आसान थे। और अर्थमेटिक में लगभग अप्रॉक्सीमेटली हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले थे। अर्थमेटिक में सभी से क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपका क्या नाम है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे हर प्रकार से क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले। तो ओवरऑल जो मैथ्स का पेपर है, जो मैंने चारों शिफ्ट में अभी जो कल हो गई हैं और अभी तक जो हो गई हैं, जितना मुझे डेटा मिल पाया है उस हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ कि मैथ्स का पेपर ईजी था। ईजी पेपर मैं इसको घोषित करूँगा। तो यदि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 40 में से कितने गुड अटैम्प्ट्स हो सकते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि 40 में से कितने गुड अटैम्प्ट। तो मेरे हिसाब से इसमें जो गुड अटैम्प्ट्स हैं, मैं गुड अटैम्प्ट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर इसका मतलब मेरा मतलब है कि सिलेक्शन से है। अच्छे अटैम्प्ट तो ठीक है, सब अपने प्रिपरेशन से एनहेंस करते हैं, सबको दिखने को मिलता है, पर लेकिन गुड अटैम्प्ट से मेरा मतलब है कितने मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अंदर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली हर शिफ्ट का यदि मैं मिला लूँ तो 32 से लेकर 38 के बीच में जो नंबर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। किसी ने 35 भी बनाए, किसी ने 36 भी बनाए, किसी ने 38 भी बनाए, और कुछ लोगों जो मुझे देखने को मिला उनने 39 और 40 के आसपास तक भी बनाए हैं। ठीक है, पर लेकिन मेरा मानना है कि जिसके 32 प्लस या 38 के बीच में वेरी कर रहे हैं वो उनका बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, उनके चांसेस हैं कि वहाँ पेपर उनका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला सेक्शन, जो कि आपका रीजनिंग का है। आपको पता है कि आरआरबी के अंदर आपको सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, मेंस में आपको ऑप्शनल रहता है, या हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अगला सेक्शन जो कि आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जो मेरे को डेटा कलेक्ट हुआ है वो कुछ इसी प्रकार का है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक देखने को मिला है आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर ऐसे सर्कुलर सिस्टम होता है जिसमें कुछ लोग बैठा होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन थे, बता रहे थे कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी इजी था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वाले भी बहुत आसान थे, वो बता रहे थे कि एक लाइन के अंदर कुछ लोग को बिठाया गया था। ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बना था, ये भी ईजी था, आसानी से कर लिया गया था।
कंपैरिजन बेस्ड पजल थी। अब ये कंपैरिजन बेस्ड पजल कैसी आती है, जैसे मान लो 4-5 लोग दे दिए, 5-6 लोग दे दिए और किसी या किसी से कंपैरिजन कर रहा है, जैसे समवन ए इज़ ग्रेटर देन बी है बट बी इज़ लेसर देन सी है। तो इस प्रकार से 5-6 लोगों का डेटा के ऊपर एक बेस्ड पजल आई थी, किसी शिफ्ट में आई थी, किसी शिफ्ट में नहीं आई थी। तो ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, तो कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, वो भी मतलब ईजी ही थी, कोई इतनी डिफिकल्ट देखने को नहीं मिली वो भी। और आपकी बॉक्स पजल तो आसान पजल्स होती हैं, इसको सेट करना रहता है एक के ऊपर एक, आसान थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मतलब जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती उसको इन पजल्स में टाइम लगता है, पर लेकिन आप प्रिपेयर हो जाइए, आप बैंक एग्जाम दे रहे हैं तो पजल्स तो आनी ही आनी है। पजल्स की प्रैक्टिस तो आप डेली करा करिए, कम से कम 5 पजल्स पर डे का टारगेट बनाइए, आप अच्छा पेपर करके आएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, हमेशा देखने को मिलती है, जैसे A1 @ 2 3#। इस प्रकार से सीरीज़ थी, वो भी ठीक थी। ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने हमको दिक्कत होती है, अदरवाइज़ ये कोई कठिन चीज़ नहीं होती है। सोलोज़ था, सोलोज़ में भी इजी था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। इनइक्वलिटी ऑलवेज इजी, हमेशा इजी आती है। तो नंबर गेनिंग क्या है, सीधे तो नंबर गेन कराती है। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, इजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ मैं, कुछ कहीं कहीं आसान भी था, कहीं कहीं थोड़ा सा अच्छा लेवल भी था। वर्ड फॉर्मेशन हमेशा ही बोलता हूँ मैं, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि मॉडरेट है। आपको कई बार समझ में आता है, कई बार वर्ड्स आप सोच नहीं पाते हैं, तो ये जो एक थोड़ा दिमाग के ऊपर पैसा डालता है वर्ड फॉर्मेशन। ओवरऑल और सब और जो अपने टॉपिक थे वो तो ठीक थे, ये मॉडरेट था, ठीक है। और आपके नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे और आपके वॉवेल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका क्लैरिकल का था, मतलब जो आपका रीजनिंग का पेपर था, ये भी ईजी पेपर में काउंट करूँगा। और उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सब लोग 33+ क्वेश्चन बना के आ रहे थे। 35 36 तो आपको नॉर्मल, 36 37 तो आपको नॉर्मल अटैम्प्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक और शिफ्ट का कुछ डेटा है वो भी आपको बताता हूँ, जैसे कि स्क्वायर बेड सिटिंग अरेंजमेंट था, स्क्वायर बेड था, इसके अंदर इन कुछ लोग अंदर बैठे थे, कुछ लोग बाहर बैठे थे, इस प्रकार से अरेंजमेंट था, ठीक। जब भी क्वेश्चन इनसाइड और आउटसाइड का आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि आपको नॉर्थ और साउथ का जो इन और आउट के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अंदर कौन है बाहर कौन है, तो कौन किसके नॉर्थ में बैठा है, कौन किसके साउथ में बैठा है। तो अभी ठीक है पर लेकिन इतना कोई कठिन नहीं था, ये भी इनको ईजी देखने को मिला। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे, ये थोड़ा सा एक मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जब आपको पता नहीं होता है और इन्फॉर्मेशन यदि सटीक दी है और आप सही तरीके से उसको लेके चले गए तो आप उसको समझ सकते हैं कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल थी, सिक्स बॉक्सेस की पजल थी, 6 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे, ये पजल थी, एक ईजी पजल थी, सभी ने बताया बहुत ईजी पजल थी ये। फ्लोर बेस्ड पजल थी, 7 फ्लोर दिए हुए थे, उसके ऊपर कुछ लोग बिठाए गए थे, इस प्रकार से थी। ये भी एक इजी पजल थी, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। सलोज में इजी था, सलोज में कोई कठिनाई हुई। इनइक्वलिटी ऑलवेज इजी आती है, कभी कोई परेशानी होती। 3 डिजिट नंबर सीरीज थी आपकी, 3 डिजिट की नंबर सीरीज दी गई थी। ये एक थोड़ा सा नया आपको देखने को मिल सकता है कि नंबर सीरीज 3 डिजिट की दी थी, लेकिन ये कोई कठिन नहीं थी। किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोले डाउट हुआ होगा कि यार ये कैसा है, पर लेकिन ये स्क्वायर्स क्यूब रूट आपके दिमाग में थे तो प्लस माइनस के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते थे। तो ये इजी टू मॉडरेट मैं आपको बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट रहा होगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस आसान थे, थोड़ा सा उसमें आपको क्या नाम है ड्रॉ करना पड़ता है रास्ता, कहाँ से कहाँ कौन कैसे जा रहा है, इस प्रकार से। तो ये एक ईजी क्वेश्चन हो गया। अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो मैंने आपको पहले ही बताई, और भी शिफ्टों में आई थी, इसमें भी आई थी, ठीक है। और आपके पेयर फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, जो कि कुछ क्वेश्चन मतलब कुल मिला के एक क्वेश्चन था केवल। तो ओवरऑल जो 40 नंबर का पेपर आपका रीजनिंग का हुआ था, हर शिफ्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 33+ सभी बना के आए हैं। तो यदि 33 उसमें बना के आए हैं, 33 उसमें बना के आए हैं, तो क्या 66 ही कट ऑफ जाएगा? नहीं, ये कट ऑफ स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। यदि मैं आपको अपने स्टेट का बताऊँ, यदि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि एमपी के बारे में क्या स्टेटस है और ये एग्ज़ाम कैसा रहा है। तो एमपी का मैं आपको बताऊँ तो एमपी में बिलो 70 तो कोई चांसेस ही नहीं है। बिलो 70, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, बिलो 70 कोई भी चांस नहीं है। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से आप अपना प्लस माइनस कर लिया करिए हर साल का एवरेज देख कर कि कितना कितना जा रहा है, लगभग आप समझ जाएंगे। तो 70 से नीचे तो कोई चांस नहीं है। 80 नंबर का पेपर है। आप मान के चलिए, यदि मैं आपकी बात करूँ कट ऑफ जो मुझे समझ में आ रहा है, यदि जितना मैं समझ पा रहा हूँ एग्ज़ाम के बारे में, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम दिए हैं, क्लियर भी किया है मैंने, इसलिए मैं आपको राय बता पा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है 72 के आसपास, 72 के आसपास जो कट ऑफ ये इस साल का गिर सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं बाद में, पर लेकिन मेरा जो अनुमान है 72 है। अभी ये रफ अनुमान है जो मुझे देख के पेपर समझ में आया। एग्जैक्ट अनुमान मैं आपको समय के साथ ज़रूर बताऊंगा कि ओवरऑल पेपर क्या रहा। जब मेरे पास क्वेश्चंस की थोड़ी लिस्ट आ जाएंगी, मैं क्वेश्चन और समझ पाऊंगा, ठीक है।
तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। पर लेकिन मान के चलिए 70 के ऊपर कट ऑफ जाना ही जाना है, इसके नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपकी क्वेरी है कि यार ये क्वेश्चन कैसा था, आपको याद है वो क्वेश्चन, मुझे आप सीधे मुझे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर भेजूँगा, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपसे जल्दी ही मिलूँगा मैं, तब तक के लिए